नमस्कार सभी दर्शकों का। मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए चैनल में जिसका नाम है स्कल्पटिंग इन टाइम, जिसमें हम सर गौतम चटर्जी से सिनेमा के बारे में सवालात करते हैं और फिर वो हमें बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं। तो पिछले दो प्रश्न जो हमने पूछे थे वो बहुत अच्छे थे और सर ने बहुत अच्छा बताया। तो आज का तीसरा प्रश्न है। पिछली बार हमने मेज़ॉन सीन सर से पूछा था और इस बार हम थोड़ा सा उसके आगे चलेंगे। एक और शब्द आता है सर सिनेमा में जिसको कहते हैं मेज़ॉन अबीम। तो मेज़ॉन अबीम के बारे में हम इस बार जानना चाहेंगे। मेज़ॉन अबीम के बारे में जानना चाहेंगे। मेज़ॉन अबीम का मतलब होता है कि जब जैसे एक कहानी के भीतर से एक और कहानी निकलती है, वो मेज़ॉन अबीम है। जैसे साहित्य में किसी बात को कहने के उसका जब परिवेश तैयार किया जाता है कि गांव है, कैसा गांव है, लोग कैसे रहते हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स कैसे हैं, ये जो बताया जाता है वो मेज़ॉन सीन है। और मेज़ॉन सीन साहित्य से ही सिनेमा में गया है। ये शायद हमने कभी चर्चा की हो कि अलेक्जेंडर ड्यूमा एक बहुत अच्छे साहित्यकार थे और उन्होंने ये मेज़ॉन सीन की परिकल्पना तब की थी जब सिनेमा कला का आविष्कार नहीं हुआ था। इसका मतलब हम लोग जो किसी नॉवेल में या किसी शॉर्ट स्टोरी में भी मूल कहानी शुरू होने से पहले परिवेश के बारे में काफ़ी देर तक, बल्कि कहानी शुरू ही करते हैं परिवेश से। हाँ, ये प्रॉपर है। तो कहानी जब पहले लाइन से शुरू हुई है तो पूरा परिवेश बताया जा रहा है, वो भी काफ़ी देर तक। ये काफ़ी कोहरा है, हाँ। छोटी छोटी डिटेल्स दी जाती हाँ। है ताकि आपके सामने पूरी कल्पना आए। अगर 2 पेज की कहानी है तो शुरू का आधा पेज यही है। बिल्कुल। तो यही है मेज़ॉन सीन इन ये लिटरेचर। मेज़ॉन सीन लिटरेचर में है, वहाँ से सिनेमा में लिया गया है, जिसको आज पूरा वर्ल्ड सोचता है कि वो सिनेमा का टेक्निकल तो टर्म। द सेम ट्रांसलेट्स इन सिनेमा, एग्जैक्टली सेम। लोगों ने वहाँ से लिया और ये फ्रेंच टर्म बना मेज़ॉन सीन, लेकिन अलेक्जेंडर ड्यूमा ने इसको पहले ही कॉइन कर लिया था साहित्य के लिए। उसी तरह से एक कहानी के भीतर से एक और कहानी निकलती है ना। तो सॉरी टू पूछना था कि मेरे कंफर्मेशन के लिए कि आप जैसे कह रहे हैं कि कहानी के अंदर से एक और कहानी निकलती है, या कहानी के साथ साथ एक और छोटी कहानी भी चलती रहती है जो बाद में आके दोनों मिलते हैं, कॉन्वर्ज करते तो हैं। कहानी के अंदर से वो जो मूल बात कहनी है डायरेक्टर को या राइटर को, पोएट को, वो मैसेज निकलने की बात कह रहे हैं या लिटरली एक और कहानी होती है? नहीं, वो दोनों मिलाकर भी एक ही कहानी, एक ही बात आती है। जो मैसेज है, जिसको हमारे भारतीय नाट्यशास्त्र में कहा गया भरत वाक्य। भरत वाक्य का मतलब आपको जो आइडिया, आपको जो कहना है, वो पूरे नाटक के अंत में, नाटक का मतलब है कि किसी कहानी के अंत में या फिल्म के अंत में वो बात चली जा रही है लोगों। वो शेल में जो पर्ल होता है छोटा सा, वैसा। हाँ, वो आइडिया को ही भरत वाक्य शब्द उसमें कहा गया है। तो आजकल कोई इसको बोलता नहीं है और बोलते हैं आपकी इसका आइडिया क्या है। तो उस वक्त उत्तर देने में भी लोग आइडिया बोलते ही नहीं हैं। लोग बोलते हैं कि उसमें क्या होता है कि एक आदमी होता है, गरीब रहता है, ऐसा वो प्लॉट बताने लगता है। शेल की ही बात है, अभी पर्ल के ऊपर कोई आइडिया पर नहीं बोलते हैं कि आपको क्या कहना है। अभी हाल में कुछ लोग मेरे पास आए थे फिल्म के लिए कि मुझे ये रोल करना है, तो उन्होंने स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ दिया। हमने जब पूछा डायरेक्टर से कि आपको क्या कहना है, और ये मैं पूछता ही रहा, रिहर्सल भी होती रही, वो अभी तक नहीं क्लियर है कि उनको कि मुझे क्या कहना है। तो सर यंगस्टर के बीच में या जो भी थोड़े बड़े उम्र के भी फिल्म मेकर्स या पोएट राइटर्स हैं, अगर ये बात नहीं जानते हैं तो पोएट कहना भी शायद नहीं ठीक होगा, राइटर्स से अगर कह लें और फिल्म मेकर्स कह लें, तो वो ये बात नहीं जानते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ पे, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनको कुछ नहीं कहना है, उनको एक फिल्म बनानी है या एक प्ले करना है ना। उनको कहने के लिए कुछ नहीं है। तो ये बात जानते हुए कि आर्ट, जो भी हम आर्ट फॉर्म लेंगे इधर सिनेमा लें या लिटरेचर ही ले लें, कहानी में या नॉवल ले लें, तो ये बात उन्हें पता है कि बात कहने के लिए हम ये आर्ट फॉर्म नहीं पता है। आप किसी से अगर पूछेंगे कि आपने ये आर्ट फॉर्म क्यों लिया है, आपने मान लीजिए वोकल लिया, आप गाना गाना चाहते हैं, आपने इंस्ट्रूमेंट लिया सरोद, या आपने फिल्म लिया है या स्कल्पचर लिया है या थिएटर लिया है, तो ये आर्ट फॉर्म क्यों लिया है, अगर ये सवाल पूछा जाए तो तब बात आएगी कि मुझे कुछ कहना है, एक्सप्रेशन देना है। किस बात को एक्सप्रेशन देना है, ये बात ही पूछी नहीं जाती है। लोग कहते हैं कि हम गाना सीख रहे हैं, हम सरोद बजाना चाहते हैं। मोस्टली पीपल विल से कि हमें अच्छा लगता है। नहीं, मान लीजिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जैसे कोई बच्चा है, सरोद बजाना सीखना चाहता है, लोगों को सीखा है, देखा है सरोद बजाते हुए, या अली अकबर खान साहब को देखा है, ठीक है, तो उसको लगा मैं भी सरोद सीखूंगा, ऑब्लिक सीखूंगी।
वैसे उन्होंने कोई फिल्म देखी शाहरुख खान की, कोई डायरेक्टर का देखा, मैं भी डायरेक्ट करूँगा, तो वो इसलिए फिल्म बनाने जाते हैं। तो इनिशियली तो ऐसे शुरुआत हो गई? नहीं, तो इनिशियली गलत शुरुआत हुई, यही इसी पर अच्छा। मैं पॉइंट आउट कह रहा हूँ कि अगर आदमी के पास कोई बात हो, बात को लोगों तक कम्युनिकेट करने के लिए कोई आर्ट फॉर्म ले और फिर आर्ट फॉर्म के बारे में जानकारी ले, सीखे, तो फिर सही जाएगा, जो हमने किया है। मतलब मुझे कोई बात कहनी थी, मेरे पास सिनेमा उसमें अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ड्रामा के ज़रिए कहा, लेकिन मैं ड्रामा आर्ट फॉर्म को पूरी तरह से जाना, समझा, पढ़ा कि ब्रेस्ट कैसे क्या सोचते हैं और स्टैनिस्लाविस्की कैसे सोचते हैं, नाट्यशास्त्र क्या कहता है, इसको पूरा जाना, फिर उस आर्ट फॉर्म में कहा। अप्रोच ही ये था कि मुझे अब कोई बात कहनी है, कोई बात नहीं कहनी है तब मैं थिएटर नहीं करता, फिल्म नहीं करता। तो इस बात की समझ या इस बात का ज्ञान कि अपनी मेरे अंदर कोई बात है उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं डांस, स्कल्पचर या फिल्म या पहले था कि मैं पोइट्री में अपनी एक बात कहना चाहता हूँ। ये लोग बोलते हैं ना, ये गज़ल में मैं जो कहना चाहता हूँ सुनिए, मैं कुछ कहता, मुझे क्या कहना है, गज़ल में कह रहे हैं, नज़्म में कह रहे हैं, कविता में कह रहे हैं। अब ये लैंग्वेज बदल गया है। अब मैं जो हूँ सितार बहुत अच्छा बजाता हूँ या बजाती हूँ, मैं परफॉर्मेंस देने जा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं फिल्म बनाता हूँ, मुझे लाइट और ये सारी चीज़ें। क्यों फिल्म बनाने जा रहा हो, कहना क्या है तुम्हें, अरे कोई बात एक्सप्रेस करने जा रहे हैं ना आप। इसलिए हम सिनेमा को मास कम्युनिकेशन का पार्ट हम लोग बना के कोर्स शुरू किए थे कि मास कम्युनिकेशन में सिर्फ लेक्चर देना या रेडियो टेलीविज़न ही नहीं होना है या पम्फलेट ही नहीं होता है। थिएटर और फिल्म जो होता है सबसे इफ़ेक्टिव मीडियम है मास कम्युनिकेशन का। इसलिए मास कम्युनिकेशन में ड्रामा और फिल्म का कोर्स बनाया। लेकिन आपको कुछ कम्युनिकेट करना है ना, ये कम्युनिकेट क्या करना है, कोई बात होगी तब तो। उसके बाद जब फॉर्म आता है तो हमारे यहाँ नाट्यशास्त्र में बताया गया है, एक मेन कहानी होती है, एक साथ साथ एक और कहानी चलती रहती है जो फाइनली जाके कॉन्वर्ज करते हैं। जैसे आप फिल्मों में भी देखेंगे, जिसका एक उदाहरण अगर मिल पाए, जैसे महाभारत है, महाभारत में मेन कहानी चल रही है और साथ में ये भी चल रहा है कि एकलव्य द्रोणाचार्य वाली कहानी या और कहानी भी, हाँ बहुत सारी कहानी चल रही है। अभी हम एक ले रहे हैं। हाँ। तो जो मेन कहानी चल रही है उसके साथ साथ और भी कुछ कुछ चल रहा है। तो जो मेन कहानी चल रही है उसको हमारे यहाँ कहा जाता है कि आधिकारिक, ये टेक्निकल टर्म है नाट्यशास्त्र में। अच्छा। और जो साथ साथ चल रही है उसको कहा जाता है प्रासंगिक। जो साथ साथ चल रहा है वो थोड़ा सा उससे नीचे। प्रासंगिक मतलब कि नल दमयंती जो कहानी है महाभारत में, जब अर्जुन बैठ के सोच रहे हैं कि इतना सारा दुख मुझे मिला है, युधिष्ठिर बैठे हैं, युधिष्ठिर को बुलाया जाता है कि इसमें सब कुछ हार गया है जुए में, ऐसा ऐसा। तो फिर वो ऋषि मुनि आके कहानी सुनाते हैं कि सिर्फ तुम ही नहीं हारे हो, तुम्हारे जितना है दुख कोई और झेल चुका है। हाँ, तो जो ऋषि मुनि कहानी सुना रहे हैं वहाँ पर वो मल्टीपल नैरेटिव्स में चला जा रहा है, एक दूसरा विषय। लेकिन कुछ कोई और भी हो चुका है, अब दूसरी कहानी जो आ रही है। लेकिन युधिष्ठिर वाली कहानी जो है वो आधिकारिक है, नल दमयंती वाली प्रासंगिक है। लेकिन अगर नल दमयंती पर कहानी आपको सुनानी है और इसी को सुना रहे हैं तो वो आधिकारिक हो जाएगा, युधिष्ठिर वाला प्रासंगिक हो जाएगा। ये तो लिटरेचर अच्छा, वो बड़ी वाली कहानी भी प्रासंगिक हो सकती है? हाँ बिल्कुल, डिपेंड्स कि आप पहले पे किसको होल्ड करते हैं। हाँ, डिपेंड ही करता है कि आपको क्या कहना है नल दमयंती वाली कहानी के माध्यम से। तो दो तरह के प्रेजेंटर होते हैं। एक वो कोई बात कहने के लिए खुद ही एक ड्रामा लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, या कोई कहानी लेते हैं जो उनको लगता है कि एप्रोप्रिएट है, जिसके ज़रिए हम कहेंगे। तो आपको नल दमयंती वाली कहानी से कौन सी बात कहनी है, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो नल दमयंती में क्या कहा गया है ये तो ऑलरेडी किताब में लिखा ही है, उसको लोग पढ़ें और उससे बात ले लें। आपको क्या कहना है? अगर आपको कहना है इफ़ आई चूज नल दमयंती इन माई फिल्म, ऐसे अगर आप, हाँ, हमको ये कहना है कि जुआ खेलने से या शाप मिलने से या हम लोग में बुराई कैसे आ जाती है, इस बात को मेटाफोरिकली दिखाने के लिए कि नल के अंदर बुराई कैसे चली गई थी, इसको कली नाम दिया गया है। उस बात को कहने के लिए मैं कोई कहानी मुझे लिखने नहीं आता, मैं किसी कहानी ले लेता हूँ, राई मासूम रज़ा की कहानी, इसकी कहानी या नल दमयंती की कहानी। तो मुझे दूसरों तक ये बात भेजने में आसानी होगी। आप उसको ड्रामा में करेंगे तो ड्रामा आर्ट फॉर्म की पूरी समझ होनी चाहिए, सिनेमा में करेंगे तो सिनेमा आर्ट फॉर्म की पूरी समझ होनी चाहिए। लेकिन जैसे मेजॉन सीन साहित्य का हो के भी सिनेमा में आके हमने बताया था कि ऐसा ऐसा होता है, वैसे ही
साहित्य में मेजॉन अबीम होकर भी सिनेमा में कुछ और हो जाता है। मैंने उसको बताने के लिए उसकी जो इमेजेस है दूसरे तरह के हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो लोग साहित्य पर ही सिर्फ मेजॉन अबीम समझ रहे हैं ना, लेकिन अब हम उसको सिनेमा में आधिकारिक और प्रासंगिक, और उसमें हो सकता है कि एक कहानी के भीतर से कोई कहानी निकलती हो। ये तो हुआ कि एक मेन कहानी चल रही है, साथ में एक चल रही है। अच्छा। ये तो ट्रेडिशनल हुआ या कन्वेंशनल हुआ। एक ऐसा भी है कि कोई कहानी हुई, इसमें भीतर से एक और कहानी आ गई कि बात तो चली थी इसकी। तो और महाभारत में ये वाला होता है। हाँ, महाभारत में भी ऐसी बहुत सी कहानियाँ है ना, कि वो दुष्यंत का बताने लगे तो फिर ये हुआ कि उन्होंने उनके पिताजी ने नाग यज्ञ करवाया था जन्मेजय ने, तो जन्मेजय का नाग यज्ञ आया, फिर आया कि अब इसमें और भी चीज़ें आती चली जाएंगी। तो ये मेजॉन अबीम है, उसके भीतर से कथा सरित सागर है, कहानी में से भीतर से और कहानी आना। तो एग्जैक्टली मेजॉन अबीम क्या है कि मेजॉन का मतलब है आधिकारिक दोनों है। अच्छा, एक कहानी के साथ एक और कहानी का होना, या उसके भीतर से ही आना, या उससे संलग्न होना, ये है। अच्छा, अब इसको फिल्म में कैसे करेंगे? फिल्म में इसका यूज़ तभी कर पाएंगे जब हम मेजॉन सीन को समझ रहे होंगे। अच्छा, यूज़ से आगे का स्टेप? हाँ, उसका आगे का स्टेप मतलब लाइट पर काम करते हैं, साउंड पर काम करते हैं, म्यूज़िक पर काम करते हैं ना। वैसे जब मेजॉन सीन हो गया, जैसे हमने एंटोनियोनी का एग्जाम्पल दिया था कि ऊपर से वो कैरेक्टर दिख रहा है कि छोटी हो गई, नीचे से भी है, नीचे से ऊपर दिखाया जा रहा है कि वो कैरेक्टर वहाँ पर कैसे है। वो रेड डेजर्ट की फिल्म है जिसमें से एक कैरेक्टर देखता है, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट है कि वो ऊपर खड़ी है वहाँ पर, वहाँ से बोल रही है। मोनिका विट्टी जो नायिका है वो वहाँ पर है, तो इधर से भी दिखा जा रहा है। तो बार बार ऊपर से नीचे करना ही मेजॉन सीन का कोई एग्जाम्पल नहीं है। मेजॉन सीन ऐसे भी है, और हमने कई फिल्मों में किया है। हम जब भी फिल्म बनाते रहे उसमें इन सब का यूज़ किया। सर, जैसे एक दो बार उदाहरण आप ले पाए? जैसे कि हमने ये दिया कि एक फिल्म बनाए थे वो पद्म कौमुदी जी, अभी रिसेंटली आपने जो, हाँ रिसेंटली 2-3 फिल्में बनी हैं। एक कुंवर नारायण जी की कहानी पे बनी है, शी, इंग्लिश में हिंदी में वह इंटरनेशनल प्रीमियर हुआ उसका। उससे पहले भी 1-2 फिल्म बनी है जिसमें पद्म कौमुदी है जी। तो एक तो मैंने सिंबॉलिक वो लिया कि वो 100 कमरों की कोठी में रहती थी बनारस में, तो अब वो जाहिर बात है अगर वो कोठी में अगर वो नहीं रहती तो शून्य हो गया होगा ना। उनके होने से सब कुछ था। हाँ, उनके होने से सब कुछ था। ऐसा ये नहीं होता है साहित्य में कि उनके बेटे नाती पोते घर को मेंटेन कर रहे हैं या मकान बिक गया। हम उसको एस्थेटिकली दिखा रहे हैं। उस मेंटेनेंस की बात नहीं हो रही है ना। यहाँ पर ये हो रहा है कि उसमें वो जो आर्टिस्ट था वो जब नहीं रहा तो वो पूरा वो उसके सुरों का परिवार ही नहीं रहा ना। तो जो दरवाजे खिड़कियाँ भी खोखले रह गए, शायद कभी दरवाज़ा कभी खिड़कियाँ। तो उसको मैंने सुरों से उस तरह का एक वो लिया था जिसको कहा जाए कि मेटाफर कह सकते हैं लोकेशन में। हाँ, एनालॉजी कह सकते हैं, मेटाफर कह सकते हैं। सिनेमा में इसको इमेजरी बोलते हैं। जैसे इमेज होता है ना, या मूविंग इमेज, ये इमेजरी है। तो इमेजरी में ये है कि वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो खंडर जैसा है, तो वो तो है, लेकिन उसमें आप गौर करिएगा कि ऐसे कई शॉट हैं जिसमें उतनी बड़ी बिल्डिंग में एक छोटी सी नायिका है जो कि उनकी शिष्या है जी। और डॉक्यूमेंट्री और फिक्शन दोनों एक तरह से मिल गया कि आपको पता नहीं चल रहा है कि डॉक्यूमेंट्री दिख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं। ना वो डॉक्यू फिल्म है ना वो डॉक्यू ड्रामा है ना। अब उतने में गुरु के इस पूरे सुरों के संसार में वो एकदम अकेली, तो नीचे से भी ऊपर लिया गया है। और फिर जब पूरे सुरों में वो अपने गुरु को खोजती हैं, क्योंकि बाहर से तो फिजिकल हो जाएगा कि हम किसी को कौमुदी मुंशी बनाए, किसी महिला को उनका शो का, जैसे कि मणि कौल ने बनाया था कई सिद्धेश्वरी, बचपन वाली सिद्धेश्वरी, युवा सिद्धेश्वरी, फिर ऐसा वो मैंने नहीं किया। हमारा ये था कि वो अगर उनकी पहचान उनकी फिजिकलिटी के कारण नहीं है ना, उनकी पहचान हम बना रहे हैं, उनकी पहचान उनके गुरु सिद्धेश्वरी देवी और म्यूज़िक के कारण है ना। तो म्यूज़िक का मतलब क्या है? सुर, लय। तो सुर तो कान में सुना रहे हैं हम, लेकिन लय को हम दिखा रहे हैं, और वो लय वहाँ पर आंतरिक लय है। आंतरिक लय को सिंबलाइज किया है उनकी शिष्या के द्वारा। एक तरह से शिष्या अपने गुरु को सुरों में खोज रही है। दूसरी बात है कि जो
आर्टिस्ट है जिन पर फिल्म बनाई जा रही है उसकी आंतरिक लय का सिंबॉलिक एम्बॉडीमेंट है उनकी शिष्या। दो मतलब है जी। उसके लिए कई बार दिखाया जा रहा है कि उतनी बड़ी बिल्डिंग में वो बिल्कुल अकेली है, ढूंढ रही है ना। कई बार सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि एक दरवाजे में वो है, एक में सिर्फ वो तंबूरा है जी, एक तारा जैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जी। ऐसे कई हैं, ठीक है। अब उसमें कई लोगों के अपने अपने अलग अलग इंटरव्यूज़ भी है, तो उसमें वो मल्टीपल नैरेटिव्स हैं, वो खुद बता रही हैं, उनके बारे में लोग बता रहे हैं, मैं खुद बता रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना। ऐसे प्रेमचंद वाली कहानी में भी था कि कई लोग बता रहे हैं नैरेटिव्स, लेकिन मल्टीपल नैरेटिव्स की ज़रूरत क्या है? मल्टीपल नैरेटिव्स की ज़रूरत इसलिए है कि जैसे एक चीज़ के बारे में एक व्यक्ति जो बताता है वो पर्सपेक्टिव होता है, फिर दूसरा एक और पर्सपेक्टिव रहता है, तीसरा एक और पर्सपेक्टिव रखता है, इससे एक परसेप्शन बनता है, कई एंगल्स है ना। तो इससे कई नैरेटिव्स हैं, लेकिन जितने पर्सपेक्टिव बनेंगे उतनी कथाएं होंगी, अंतर कथाएं होंगी। सो सिंगल पर्सपेक्टिव इज नॉट एब्सोल्यूट। हाँ, क्योंकि अगर आपको अंतर कथा ऐसे दिखानी है उतने पर्सपेक्टिव्स दिखाइए। जैसे इसमें अश्विनी भिड़े जी की नज़र में कौमुदी मुंशी कैसे थी, रोनू मजुमदार की में कैसे थी, है ना, वो खुद अपनी नज़र में कैसे बता रही हैं। ऐसे प्रेमचंद में एक नैरेटिव कोई और है, एक उनकी वाइफ शिवरंजनी देवी बता रही हैं, एक मैं बता रहा हूँ नरेटर को रोक के, है ना, प्रेमचंद वाली कहानी में। तो ये जो चीज़ें हम लोग जो कथा में पढ़ते हैं, अंतर कथाएँ, आधिकारिक, प्रासंगिक, यहाँ पर प्रासंगिक, यहाँ पर पर्सपेक्टिव्स हो जाते हैं, जिसको कि हम लोग एक तरह से एक दूसरे तरह से कुरोसावा में रशोमन इफेक्ट में के रूप में भी देखते हैं कि एक अगर हत्या हुई है उसको 6 कैदी है, 6 लोग अपना अपना बता रहे हैं। इसी तर्ज पर श्याम बेनेगल ने सूरज का 7वां घोड़ा बनाया, लेकिन वो अंतर कथाएं जो हैं अब पर्सपेक्टिव्स में हो गए हैं। इनकी निगाह में घटना ऐसे घटी, उनकी निगाह में घटना ऐसे घटी। जिसके लिए ऑर्सन वेल्स की भी एक फिल्म है सिटीजन केयर, उसमें तमाम लोग उस आदमी के बारे में अपने अपने ढंग से बता रहे हैं वो ऐसा था, किसी की नज़र में उदार था, किसी की नज़र में कंजूस था, है ना। तो इतनी सारी कथाएं बन जा रही है ना। तो कथाएं जब पर्सपेक्टिव ले ले, एंगल्स ले ले, कैमरा एंगल ले ले, तो ये मेजॉन अबीम हो जाता है सिनेमा। जी, बहुत अच्छा सर, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। बहुत अच्छा रहा कि पहले आपने लिटरेचर में सेम चीज़ को बताया और फिर सिनेमा में, तो इससे एक बड़े पैमाने पे समझ शायद हम सब की बनेगी। हाँ, इसके दोनों इसलिए अलग भी करके बताना पड़ा, नहीं तो लोग सोचेंगे फिल्म में जो कहानी में एक और कहानी है वो मेजॉन अबीम है। जी नहीं, उस कहानी को बताने के लिए आप सिनेमेटिकली क्या किए हैं वो इम्पोर्टेंट। जी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम सभी को मेजॉन अबीम जानने को मिला, और जल्दी हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में सिनेमा के एक बहुत ही अच्छे प्रश्न और बहुत ही अच्छे उत्तर के साथ। आपने बहुत अच्छा ये सीरीज शुरू किया, इसके लिए आपके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। और जितने दर्शक देख रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।